जय हिंद बच्चों, मैं सोनू प्रसाद स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डिवाइन एजुकेशन पॉइंट में। आज बच्चों आपके लिए क्लास 12 का एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं मैं, जिसका नाम है हेनरी का नियम। देखिए, सन 1803 में विलियम हेनरी नाम के एक वैज्ञानिक आते हैं जो द्रव में गैस की विलेयता के ऊपर अध्ययन करते हैं। कहाँ करते हैं? द्रव में गैस की विलेयता। देखिए, ये मान लेते हैं कि एक द्रव विलायक है अथवा विलयन मान लीजिए। तो इस द्रव विलायक अथवा विलयन में अगर किसी गैस के अणु को हम लोग घोल रहे हैं इसमें, तो गैस के अणु इसमें कैसे घुलेंगे? तो जितना दाब लगेगा उसके हिसाब से घुलेंगे। ये कौन बता रहा है? ये सन 1803 में विलियम हेनरी अपने प्रयोग द्वारा बताते हैं। तो इनके द्वारा जो प्रयोग किया गया वो नियम क्या है, क्या ये अपनी परिभाषा देते हैं, आइए आज समझते हैं। देखिए, विलियम हेनरी ने अपने प्रयोगों में ये सिद्ध किया, ये पाया कि किसी गैस की द्रव में विलेयता, किसी गैस की द्रव में विलेयता उस गैस द्वारा द्रव अथवा विलयन की सतह पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब यह निकलता है कि यदि कोई गैस द्रव में घुल रहा है तो उसकी कितनी मात्रा घुलेगी द्रव में। तो विलियम हेनरी ने यह देखा अपने प्रयोग में कि अगर किसी गैस को द्रव में घुला रहे हैं तो गैस के जो कण हैं द्रव की सतह पर जितना दाब लगा रहे हैं उतनी मात्रा द्रव में गैस की घुल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि द्रव की घुली हुई मात्रा को हम लोग W मान लेते हैं तो W जो होगा वो समानुपाती होगा किसके? P के। W किसके समानुपाती होगा? P के। या इस चीज को हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि जितना दाब लगेगा P समानुपाती क्या हो जाएगा? तो W हो जाएगा। P समानुपाती क्या हो जाएगा? W हो जाएगा। यानी कि गैस की जो घुली हुई मात्रा है वो गैस के अणुओं या फिर गैस के कणों द्वारा उस द्रव की सतह पर लगाए गए दाब के समानुपाती होगा। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समानुपाती के चिन्ह को जब हटाते हैं तो एक नियतांक आता है, यानी कि P बराबर हम लोग लिख सकते हैं K इंटू W। यानी कि यहां से अगर K का मान निकले तो K बराबर क्या हो जाएगा? K बराबर हो जाएगा W अपॉन में P। इसको आप अभी फिलहाल बना लीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक है, यहां इतनी बात समझ में आई आपको? क्या बात की जा रही है? हेनरी के नियमानुसार किसी गैस की द्रव में विलेयता जो है उस गैस द्वारा द्रव अथवा विलयन की सतह पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। यानी कि दाब अगर मान लेते हैं कि विलयन जो बन रहा है, द्रव में गैस को घुला रहे हैं तो गैस के जो कण हैं वो द्रव की सतह पर P दाब अप्लाई कर रहे हैं। जो गैस के कण है द्रव की सतह पर P दाब अप्लाई कर रहे हैं तो इनकी मात्रा जो है वो W मात्रा क्या हो जा रही है? द्रव में घुल जा रही है। तो हेनरी के नियम के हिसाब से P समानुपाती W हो गया। यानी कि गैस की जो घुली हुई मात्रा W है वो दाब की क्या है? समानुपाती है। यानी यहां से देखें समानुपाती का चिन्ह हटाया, क्या आया? K आया। P बराबर K इंटू W हो गया, या फिर K बराबर क्या हो जाएगा? W अपॉन में P हो जाएगा। जहां K क्या है? जहां K बराबर है समानुपाती नियतांक। अब देखिए, हेनरी के नियम को मोल प्रभाज के रूप में भी परिभाषित किया गया है। हेनरी के नियम को कैसे परिभाषित किया गया है? मोल प्रभाज के रूप में। तो इसको आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने नोट्स में बना लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। तो उम्मीद है बच्चे आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे और ये चीज समझ चुके होंगे जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था K बराबर W अपॉन P। आइए अब समझते हैं हेनरी के नियम को मूल प्रभाज के रूप में। ठीक है, मूल प्रभाज के रूप में
मूल प्रभाज के रूप में हेनरी का नियम, मूल प्रभाज के रूप में हेनरी का नियम। अपने नोट्स में ये हेडिंग बना लीजिए, मूल प्रभाज के रूप में हेनरी का नियम। फटाफट हेडिंग बनाइए। देखिए हेनरी साहब बताते हैं कि स्थिर ताप पर किसी गैस द्वारा द्रव की सतह पर अप्लाई किया गया आंशिक दाब। स्थिर ताप पर किसी गैस द्वारा द्रव की सतह पर अप्लाई किया गया आंशिक दाब उस द्रव में अथवा उस विलयन में गैस के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। क्या बताते हैं हेनरी साहब कि यदि कोई विलयन बन रहा है तो इस विलयन में जो गैस का मूल प्रभाज है, जो विलयन में गैस का मूल प्रभाज है, ये गैस का मूल प्रभाज किसके समानुपाती होगा? तो इस गैस द्वारा, जो इसमें गैस घुल रहा है, इस गैस द्वारा इस द्रव अथवा विलयन की सतह पर लगाए गए दाब के समानुपाती होगा। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? तो आइए समझते हैं क्या हुआ ये नियम। ये नियम हुआ बच्चे, स्थिर ताप पर, नियम क्या हो जाएगा? स्थिर ताप पर, बोल देते हैं, लिख लीजिए आप लोग। स्थिर ताप पर किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब। स्थिर ताप पर किसी गैस का वाष्प, अच्छा रुकिए हम लिख देते हैं। स्थिर ताप पर किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P, वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P, उस विलयन में गैस के मूल प्रभाज के समानुपाती, मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। ठीक? अर्थात इसका मतलब क्या होगा? अर्थात P समानुपाती X गैस, P समानुपाती X गैस, ये P समानुपाती X गैस। मूल प्रभाज क्या होता है उसको अभी आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, या फिर मैं मूल प्रभाज को आगे किसी टॉपिक में डिफाइन कर दूंगा आप लोगों के लिए। पहले इस टॉपिक को समझिए वो क्या रहा है। तो जब, जैसा कि आप लोग जानते हैं, समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे, एक कांस्टेंट आएगा, एक नियतांक आएगा, तो P बराबर हो जाएगा, एक नियतांक यहाँ पर लेते हैं हम लोग KH। P बराबर क्या लेते हैं? KH। तो P बराबर हो गया KH इंटू X गैस, KH इंटू X गैस, जहां KH जो है, KH क्या है? हेनरी नियतांक। KH क्या है बच्चे? हेनरी नियतांक। अच्छा, ये चीज नोटिस करने वाली है कि ये जो KH का वैल्यू होगा, चूंकि नियतांक जो भी होता है उस नियतांक का अपना एक वैल्यू होता है, तो ये जो यहाँ पर नियतांक हम लोग यूज कर रहे हैं KH, हेनरी नियतांक, इस हेनरी नियतांक का अपना एक वैल्यू है जो अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग होता है, क्योंकि सभी गैसें एक समान नहीं होती हैं, अलग अलग गैसों की विलेयता अलग अलग होती है। वो डिपेंड करता है कि गैस का नेचर क्या है, विलायक का नेचर क्या है और टेम्परेचर क्या लिया गया है। इस वजह से इस KH का मान, अर्थात जो हेनरी नियतांक है, ये हेनरी नियतांक का मान भी क्या होता है? अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग होता है। अब देखिए यहां तक हम लोगों ने समझा। ये आपके लिए समझना है कि X गैस क्या है। X गैस मतलब क्या? गैस का मूल प्रभाज, उस विलयन में गैस का मूल प्रभाज थोड़ा सा नोटिस कर दूंगा, आपने क्लास 11 में मूल प्रभाज पढ़ा हुआ है। जैसे यदि कोई विलयन बन रहा है तो इस विलयन में क्या होगा? विलेय होगा, विलेय को A से दर्शाते हैं। इस विलयन में क्या होगा? तो विलायक भी होगा, है ना। तो विलेय के मूलों की कुछ संख्या होगी Na, विलायक के मूलों की भी कुछ संख्या होगी Nb,
और ये Na और Nb इन दोनों का हम क्या निकालते हैं, अनुपात निकालते हैं। यानी कि अगर विलेय का मूल प्रभाज निकालेंगे तो विलेय का मूल प्रभाज XA, A से किसको दर्शाते हैं, विलेय, X से विलेय को दर्शाते हैं, और सॉरी A से विलेय को दर्शाते हैं और B से किसको दर्शाते हैं, विलायक को दर्शाते हैं। तो XA का मतलब विलेय का मूल प्रभाज, तो विलेय का मूल प्रभाज बराबर होता है विलेय के मूलों की संख्या बटा में विलयन के कुल मोलों की संख्या। इसका मतलब क्या हुआ, Na प्लस NB, Na प्लस NB मिल करके बनेगा क्या, पूरे विलयन के मोलों की संख्या। इसका मतलब XA यानी कि विलेय का मूल प्रभाज यदि आप निकाल रहे हैं तो विलेय के मोलों की संख्या और बटा में विलयन के मोलों की संख्या, यानी कि Na प्लस NB, तो ये हो गया आपका विलेय का मोल प्रभाज। और इसी प्रकार यदि आपको निकालना है, यदि आपको निकालना है XB, यदि XB निकालना है तो XB के लिए होगा NB और अपॉन में Na प्लस NB हो जाएगा, ये हो जाएगा विलायक का मोल प्रभाज। और एक चीज आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि विलायक का मोल प्रभाज प्लस विलेय का मोल प्रभाज बराबर होता है 1, यानी इसकी जरूरत आगे पड़ेगी, अगले टॉपिक में इसकी जरूरत पड़ने वाली है। क्या, XA प्लस XB बराबर 1। देखिए होता क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपको XA पता है, XB निकालना है, तो आप इस फॉर्मूले के थ्रू ना जाकर क्या कर सकते हैं, XA XB बराबर कर सकते हैं 1 माइनस XA, 1 माइनस XA, यानी विलयन के अगर किसी भी घटक का मोल प्रभाज आपको पता है तो दूसरा वाला मोल प्रभाज आप आसानी से 1 में से सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं। उम्मीद है यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए यहां तक फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसको, फिर आगे इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। चलिए उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इस पॉइंट को याद रखना, इस वाले इक्वेशन को याद रखना। अभी इससे पहले हम लोगों ने एक इक्वेशन बनाया था, इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 बना लेना। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? आ रही हो तो नीचे कमेंट कीजिए, नहीं आ रहा हो, कहीं अगर कोई दिक्कत हो रहा हो तो आप नीचे कमेंट कीजिए। मैं उस आपके कमेंट के ऊपर प्रॉपर एक बार और वीडियो बना दूंगा जहां आपको डाउट होगा। ठीक है, क्लियर है? यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अभी फिलहाल जो हम लोग मूल प्रभाज के रूप में मूल प्रभाज को जानते हैं या फिर मोलों की संख्या को जानते हैं, कैसे निकालते हैं मोलों की संख्या, आइए देखते हैं। हेनरी के नियम से ही इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी अभी आपने सीखा P बराबर, इधर थोड़ा सा बगल से लिख रहे हैं, आपने सीखा P बराबर KH इंटू X गैस लिखा। अच्छा, चूंकि होता क्या है, X गैस बराबर, अच्छा X गैस मतलब क्या, विलेय ना, गैस मतलब क्या, विलेय। अच्छा विलेय को क्या मानते हैं हम लोग, A मानते हैं। विलेय को क्या मानते हैं, A मानते हैं, और विलाय को क्या मानते हैं, B मानते हैं। तो X गैस ना लिख करके हम लोग क्या लिखते हैं, XA। चूंकि XA बराबर आपने पढ़ा है Na अपॉन में Na प्लस NB। XA बराबर क्या पढ़ा है, Na अपॉन Na प्लस NB पढ़ा है। तो चलिए इसको रखते हैं, यहां पे क्या मिल जाएगा, P बराबर मिलेगा KH इंटू XA की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, Na अपॉन में Na प्लस NB लिख सकते हैं। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? क्लियर है? क्या किया, कुछ नहीं किया। किए क्या है यहाँ पे हम लोगों ने किया ये है कि XA कैसे आया, तो भैया गैस जो था, गैस तो विलेय था, विलयन के लिए विलेय जो है उसको हम लोग A से दर्शाते हैं, बस यही किया है। विलेय को कैसे दर्शाते हैं, A से दर्शाते हैं। तो X गैस की जगह पर लिख दिया XA, और चूंकि फॉर्मूला होता है अपना XA बराबर Na अपॉन में Na प्लस NB होता है। तो X गैस की जगह पे हम लोगों ने रख दिया Na अपॉन में Na प्लस NB, Na अपॉन Na प्लस NB हम लोगों ने रख दिया, यानी एक नया फॉर्मूला बन के आया P बराबर KH इंटू Na अपॉन Na प्लस NB। यहां तक क्लियर हो गए? अब देखिए अगर बाबू हम कंपैरिजन करें Na और NB को कंपेयर करें, देखो हो क्या रहा है वास्तव में, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, यहां पे एकदम मजा आने वाला है इस टॉपिक को लेकर के। क्या बात है कि विलयन में 2 घटक, विलयन में कितने घटक,
दो घटक, एक हो गया आपका विलेय, एक हो गया विलेय और दूसरा हो गया क्या, विलायक। एक हो गया विलेय और दूसरा हो गया विलायक। विलेय को A से दर्शाते हैं, विलायक को B से दर्शाते हैं। विलेय किसे कहते हैं, जिसकी मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। विलेय किसे कहते हैं, जिसकी मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है, उसे विलेय कहते हैं, यानी कि जिसकी कम मात्रा, कम मात्रा, मात्रा कैसी हो, कम हो। विलायक किसे कहते हैं, जिसकी क्या हो, अधिक मात्रा, अधिक मात्रा। विलायक किसे कहते हैं, जिसकी मात्रा क्या हो, अधिक हो। जिसकी मात्रा अधिक है वो क्या है, विलायक, जिसकी मात्रा कम है वो क्या है, विलेय है। इतना तो आप जानते ही हैं। अब देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पे कंपैरिजन करने वाले हैं। बाबू विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में कम होती है, तो जब मात्रा कम होती है, यहाँ पर तुलना कर रहे हैं हम लोग किससे, विलेय की तुलना कर रहे हैं विलायक से। मात्रा की तुलना कर रहे हैं, विलेय की तुलना कर रहे हैं किससे, विलायक से। याद रखिएगा किसकी, विलेय की तुलना कर रहे हैं विलायक से। तो विलयन में ये पूरा पूरा आपका हो गया विलयन, क्या हो गया ये विलयन। विलयन में विलेय भी है और विलायक भी है। विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में कम होगी, इसकी कम मात्रा होगी, इसकी अधिक मात्रा होगी। यानी कि हम लोग ये एक पॉइंट निकाल सकते हैं यहां से कि Na is much lesser than Na is much lesser than Nb। क्या निकाल सकते हैं यहां से, जो Na का वैल्यू है, फिर से समझिए कि विलेय की मात्रा कम होगी, विलायक की मात्रा अधिक होगी। ऐसा होता है विलयन में। विलेय किसे कहते हैं, जिसकी मात्रा कम होती है। विलायक किसे कहते हैं, जिसकी मात्रा अधिक होती है। यानी कि यहां से एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं इनकी तुलना में, कंपैरिजन में, कि Na जो होगा वो बहुत ज्यादा कम होगा। किससे कम होगा, तो Nb से। किससे कम होगा, Nb से। यानी कि विलेय के मूलों की संख्या, विलेय के मूलों की संख्या कम होगी किससे, विलायक के मूलों की संख्या से। अतः Na टेंड्स टू 0, Na टेंड्स टू 0, यानी कि Na शून्य नहीं है, क्या है, शून्य की तरफ अग्रसर है। Na शून्य वास्तव में नहीं है, शून्य की तरफ अग्रसर है। किसके कंपैरिजन में, तो Nb के कंपैरिजन में। किसके कंपैरिजन में, Nb के कंपैरिजन में। जो विलेय की मात्रा है वो बहुत ज्यादा कम होगी, किससे, विलायक से। इसलिए इन दोनों के कंपैरिजन में जो Na है, Na को हम लोग 0 की तरफ अग्रसर मान सकते हैं। जैसा कि आप मैथ्स में पढ़ते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0। उसी प्रकार हम लोग इस A की मात्रा को हम क्या मान सकते हैं, Na टेंड्स टू 0 मान सकते हैं। तब यहां पर एक नया चीज आएगा, वो क्या आएगा, देखिए यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चन यहां सॉल्व होंगे। क्या बन सकता है, तब P बराबर KH इंटू Na अपॉन में Nb के कंपैरिजन में Na को टेंस टू 0 मान लिया, तो 0 और प्लस में Nb, 0 प्लस में Nb आ गया। अर्थात इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, P बराबर KH, P बराबर KH इंटू Na, KH इंटू Na अपॉन में Nb, कितना लिखा जा सकता है। अब आप कहेंगे कि सर Na टेंस टू जब 0 मान लिया है, Na टेंस टू 0 मान लिया है, तो सर इस ऊपर वाले को क्यों नहीं 0 माने। क्वेश्चन आएगा आपके मन में कि सर इस ऊपर वाले को क्यों नहीं 0 माना। बाबू ऊपर वाले को 0 इसलिए नहीं माना है कि ऊपर Na स्वतंत्र है। इस Na का किसी के साथ कंपैरिजन नहीं किया गया है, लेकिन इस Na का कंपैरिजन किया जा रहा है, कंपेयर किया, तुलना की जा रही है किसके साथ, Nb के साथ। यानी जो डिनोमिनेटर में, यानी हर में जो Na है उसकी तुलना कर रहे हैं हम किसके साथ, Nb के साथ। Nb मतलब क्या, तो Nb का मतलब होता है विलायक के मूलों की संख्या। तो विलायक के मूलों की संख्या की तुलना कर रहे हैं विलेय के मूलों की संख्या, तो ये टेंस टू 0, यानी कि इसके तुलना में ये नगण्य है, इसके तुलना में ये क्या है, नगण्य। इसलिए अपॉन वाले में हम क्या रखे हैं, 0 रखे। देखिए अपॉन वाले में 0 रखेंगे, ऊपर 0 नहीं रखेंगे, क्योंकि ऊपर तो स्वतंत्र है। देखो
देखो ऊपर तो स्वतंत्र है ना, एकदम फ्री है, तो फ्री है तो इसको क्यों जीरो रखेंगे? कंपेयर तो हम नीचे कर रहे हैं ना, क्यों ऊपर कंपेयर कर रहे हैं? कंपेयर ऊपर नहीं हो रहा है, कंपैरिजन किधर हो रहा है? तो डिनोमिनेटर में यानी हर में कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए हर में एन ए के जगह पे क्या रखा गया है? शून्य रखा गया। इतनी बात समझ में आई सबको? चलिए नया फॉर्मूला क्या मिल गया? P इक्वल टू के एच इंटू एन ए अपॉन में एन बी। क्लियर है यहां तक? अब देखो एक नई बात शुरू होती है यहां बाबू, आप लोग पढ़े होंगे कि एन ए बराबर एन ए यानी मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या एन बराबर होता है ग्राम में भार बटा में अणु भार। क्या होता है? ग्राम में भार बटा में अणु भार। इसलिए यदि एन ए लिख रहे हैं तो एन ए बराबर क्या हो जाएगा? डब्ल्यू ए यानी कि विलेय के। अच्छा अभी बताया था स्टार्टिंग में कि ए मतलब क्या होता है? विलेय। ए मतलब विलेय, विलेय को दर्शाना होगा ए से दर्शाएंगे, तो एन ए यानी विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय के ग्राम्य भार बटा में विलेय का अणु भार। विलेय का ग्राम्य भार बटा में विलेय का अणु भार हो जाएगा। इसी प्रकार एन बी बराबर क्या हो जाएगा? एन बी बराबर हो जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी, जहां एम ए, जहां डब्ल्यू ए बराबर विलेय का ग्राम में भाग, डब्ल्यू बी बराबर विलायक का ग्राम में भार, एम ए बराबर विलेय का अणु भार और एम बी बराबर विलायक का अणु भार। क्लियर है? तो देखिए इस वाले फॉर्मूले से समझते हैं क्या हो जाएगा? P बराबर के एच, P बराबर के एच। एन ए की जगह पर क्या रख सकते हैं हम लोग? ये वाला एन ए की जगह पर डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए बटा में एन बी के जगह पे क्या रख सकते हैं? एन बी के जगह पे रख सकते हैं डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। यानी यहां से जो नया फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा P बराबर के एच इंटू डब्ल्यू ए, ये तो रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, पलट जाएगा। क्या होता है? ये A अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी बराबर क्या होता है? A अपॉन बी और इंटू डी अपॉन सी। ऐसा ही होता है ना मैथ्स में, देखो। तो ठीक इसी प्रकार क्या हो जाएगा? ये पलट जाएगा, डब्ल्यू ए इंटू एम बी और अपॉन में क्या? एम ए इंटू डब्ल्यू बी। ये P बराबर एक नया फॉर्मूला आपके लिए तैयार हो जाएगा। इसको आप नोट करके याद रखेंगे। देखिए ये डेरिवेशन हेनरी के नियम से, ये डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना है क्या? तो आपको फॉर्मूला याद रखना है। यहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इससे डायरेक्ट हो सकता है कि गैस का मोल प्रभाव दे दिया रहे और हेनरी स्थिरांक दे दिया रहे, आपको क्या निकालना रहे? P निकालना रहे। यहां से P निकाल लोगे आसानी से। क्लियर है? अगर ये सारी चीजें नहीं दी हैं तो विलेय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या देगा। यहां से P निकालना होगा, KH दिया रहेगा, निकाल लोगे, या फिर P दिया रहेगा, Na दिया रहेगा, Np दिया रहेगा, आप निकाल लोगे। KH पूछेगा तो निकल जाएगा ना। कितने यूनिट्स हैं यहाँ पे? 1 2 3 और 4 वैल्यूज में से कोई 3 वैल्यू देगा आपको और कोई चौथा आपसे क्या करेगा? पूछेगा। तो बताइए क्या इस फॉर्मूले से आप नहीं निकाल सकते हैं क्या? बस थोड़ा सा कैलकुलेशन की आवश्यकता है। उम्मीद है यहां तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लेकर के क्लियर कीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। चलिए इन सभी बातों को बच्चे आप अपने नोट्स पर बनाते रहेंगे और इसी प्रकार परीक्षा से संबंधित क्लास 12 केमिस्ट्री परीक्षा से संबंधित
जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे वो मैं आपके बीच लेकर के आता रहूंगा कंटिन्यू। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने उन सभी साथियों के साथ शेयर कीजिए जो आपके साथ पढ़ाई कर रहे हैं और जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये सारे टॉपिक बच्चे जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो कहीं ना कहीं आपके क्लास 12 के लिए ही नहीं, आगामी परीक्षाओं के लिए, जैसे ये जो नेट वगैरह, इसमें क्या बोलते हैं, ये जो यूनिवर्सिटीज के लिए एग्जाम्स होते हैं, आपके सीयूईटी एग्जाम्स होते हैं, उनमें ये बहुत सारे उपयोगी होने वाले हैं। सारे क्वेश्चंस यहाँ से मैं क्वेश्चन भी आप लोगों को कराऊंगा। प्रत्येक दिन मैं प्रयास करूंगा कि आपके लिए एक नया नया टॉपिक लेकर के आऊं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जम करके सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।